नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल गाइड 360 में। दोस्तों, आज के इस लेक्चर सीरीज में हम जनरल एक्सप्लेनेशंस को समझेंगे, यानी सामान्य स्पष्टीकरण की डेफिनेशन, और इस लॉ को समझेंगे कि क्या मतलब है इसका। तो सामान्य जो हमारा स्पष्टीकरण है, ये जनरल एक्सप्लेनेशंस है। इसको पुराने लॉ में सेक्शन 6 ऑफ आईपीसी के अंदर डिफाइन किया गया था, और नए लॉ में ये सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 भारतीय न्याय संहिता में डिफाइन किया गया। तो ये भी देखेंगे हम कि क्या चेंज है, क्या न्यू लॉ और ओल्ड लॉ में कुछ चेंज देखने को मिलता है, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितना इंपॉर्टेंट है, और लॉ में इसको लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी, मेंस में इसके रिगार्डिंग क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं जो मैं आज आपको बताऊंगा इस लेक्चर सीरीज के अंतर्गत। तो बगैर किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की, और समझते हैं एक एक चीज को बारीकी से। तो पहली चीज जो मैं आपको बताता हूँ प्री के लिए इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए, वो यही है कि जनरल एक्सप्लेनेशंस यानी सामान्य स्पष्टीकरण को कहाँ डिफाइन किया। तो वो आप अगर आईपीसी के परिप्रेक्ष्य में अगर आपसे पूछा जाता है तो सेक्शन 6 बताएंगे, और अगर बीएनएस के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाता है तो सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 आप बताएंगे। तो ये तो बात हुई आपको एक बेसिक सी कि डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है कि वेयर इज जनरल एक्सप्लेनेशन इज डिफाइंड, और नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। दोस्तों, अब इस चीज को समझते हैं कि जनरल एक्सप्लेनेशंस कहते क्या। तो एज पर सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 ऑफ बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता और सेक्शन 6 ऑफ आईपीसी के अकॉर्डिंग हम अगर समझें तो जो वेयर की लैंग्वेज है वो ये है, थ्रू आउट दिस संहिता, यानी ये किसकी बात कर रहे हैं, थ्रू आउट दिस संहिता यानी बीएनएस की बात कर रहे हैं। इस संहिता के अंतर्गत पूरी संपूर्ण संहिता में थ्रू आउट दिस संहिता की बात हो रही है, ना कि किसी और। मेरा मतलब यहाँ पे है कहने का, यहाँ ना तो लोकल लॉ शामिल है और ना ही स्पेशल लॉ इसके अंदर शामिल है। दोस्तों, थ्रू आउट दिस संहिता मीन्स पूरी जो हमारी जो है ये आईपीसी या बीएनएस, अगर सेक्शन 6 के परिप्रेक्ष्य में पढ़ोगे तो वहां पे यहाँ पे संहिता की जगह कोड लिखा हुआ है, तो वो भी जो बात कर रही थी वो पूरी आईपीसी की बात कर रही थी। ये नए लॉ में जो हम बीएनएस पढ़ रहे हैं तो बीएनएस के अकॉर्डिंग ये पूरे बीएनएस को शामिल करेगी। थ्रू आउट पूरे बीएनएस में एवरी डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस, पहली चीज जो आपको करना है नंबर 1, एवरी डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस, प्रत्येक परिभाषा इस चीज की, अपराध की, तो अपराध की प्रत्येक परिभाषा हो। एवरी पीनल प्रोविजन, सेकेंड बात जो गई, एवरी पीनल प्रोविजन, हर एक वो प्रावधान जो दंड से रिलेटेड हो। एंड एवरी इलिस्ट्रेशन ऑफ एवरी सच डेफिनेशन, और हर एक दृष्टांत, इलिस्ट्रेशन को बोलते हैं हिंदी में दृष्टांत, ऑफ एवरी सच डेफिनेशन, हर एक डेफिनेशन, हर एक परिभाषा का हर एक दृष्टांत। और जो चौथी बात जो हुई, ये तीसरी बात हो गई थी आपके लिए, चौथी बात हुई पीनल प्रोविजन। ठीक है, तो पीनल प्रोविजन का क्या, इलिस्ट्रेशन, एवरी इलिस्ट्रेशन ऑफ पीनल प्रोविजन, चौथी बात हुई ये। shall be understood subject to the general exceptions, shall be understood to subject the general exceptions contained in the chapter entitled general exceptions। अब ये जो बात कही इन्होंने कि एवरी डेफिनेशन, एवरी पैनल
penal provisions, every illustration of such every definitions or penal provision shall be understood subject to the exceptions contained in the chapter entitled general exceptions. तो ये यही कह रहे हैं, इसका कोई चाहे पीनल प्रोविजन हो, चाहे कोई डेफिनेशन हो ऑफेंस की, चाहे कोई इलस्ट्रेशन हो, या किसी भी डेफिनेशन का इलस्ट्रेशन हो, किसी भी पीनल प्रोविजन का इलस्ट्रेशन हो, उसको सब्जेक्ट टू दी जनरल एक्सेप्शन समझा जाएगा। यानी अगर मैं एक सिंपल लाइन में कहूं तो हर एक ऑफेंस के अंतर्गत जनरल एक्सेप्शन हमारे कुछ सामान्य अपवाद हैं जो बताए गए हैं, और वो ये कहते हैं कि कोई भी ऑफेंस नहीं होगा अगर किसी बच्चे ने किया है, एक्सीडेंट से हो गया, किसी लॉ की अथॉरिटी के रहते किसी ने किया है, लॉ से बाउंड किया गया है उसे, तो ये कुछ तरह के जनरल एक्सेप्शंस हैं। अभी हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, आप इतना समझ लो, तो उसको सब्जेक्ट टू समझा जाएगा। मेरा मतलब ये है, अगर मैं सिंपल आपको समझाऊं तो आप ऐसे मान के चलो, एक मर्डर को ले लो आप बहुत इजी तरीके से। अब मर्डर के तो अगर 7 साल से नीचे का बच्चा अगर कोई करता है ना, तो उसे ऑफेंस नहीं माना जाएगा। लेकिन मर्डर की डेफिनेशन में इन्होंने वहां पे ऐसे लिखा नहीं है कि नथिंग इज ऑफेंस व्हिच इज डन बाय सो एंड सो। ऐसे हर एक जो ऑफेंस दिया हुआ है, पीनल प्रोविजन दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन दिया है, वहां इन्होंने लिखा नहीं है कि जनरल एक्सेप्शंस, क्योंकि जनरल एक्सेप्शंस इन्होंने एक जगह पे लिख दिए, और यहाँ पे इस सेक्शन में ये लिख दिया कि वो सब्जेक्ट टू दी एक्सेप्शंस माने जाएंगे जो चैप्टर में है शामिल। तो आप उस डेफिनेशन को पढ़ो, उस लॉ को पढ़ो, उसमें लिखा है कि ये आप करते हो तो ऐसे ऑफेंस माने जाएगा, बट अगर इसने किया तो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। अब इस तरह से अगर हर एक सेक्शन के साथ लिखते, हर एक डेफिनेशन के साथ लिखते, हर एक प्रोविजन के साथ लिखते, तो आपको देखने को खुद मिलता कि वेयर एक्ट कितना बड़ा हो जाता। तो वो रिपीटेशन से बचने के लिए एक सेक्शन 6 लेके आए, और अगर बीएनएस की बात करें तो सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 लेके आए, और उसमें लिख दिया कि हर एक पेनल प्रोविजन हो, चाहे इलस्ट्रेशन हो किसी भी डेफिनेशन का, किसी पीनल प्रोविजन का, या कोई पीनल प्रोविजन हो, उसमें जो चीज है वो सब्जेक्ट टू दी जनरल एक्सेप्शन समझी जाए। वो जनरल एक्सेप्शन उसमें अपने आप आ जाएगा, आपको लिखा नहीं है इसलिए आप उससे बच नहीं पाओगे कि उसको जनरल एक्सेप्शन का फायदा नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ लिखा नहीं है। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सेक्शन 6 ऑफ आईपीसी और सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 ऑफ बीएनएस के अकॉर्डिंग ये कवर हो जाता है। दो एक्सेप्शंस आर नॉट रिपीटेड इन सच डेफिनेशन, पीनल प्रोविजन और इलस्ट्रेशन। ये बात मैंने आपको ऑलरेडी अभी बता दी है, तो रिपीटेशन मैं भी नहीं करूंगा क्योंकि लॉ भी नहीं रिपीटेशन करना चाहता, तो मैं होता कौन। ठीक है, तो आई होप ये चीज समझ में आई होगी कि सेक्शन 6 कितना महत्वपूर्ण था। ठीक है, अब क्वेश्चन आपके मन में ये आ रहा होगा कि संहिता की तो बता दी, पर मान लो अगर किसी ने पॉक्सो में कोई अपराध कर दिया, वहां पे भी नहीं लिखा है उस एक्ट में, या कोई एससी एक्टी का कोई अपराध कर देता है, मान के चलो किसी SC ST केस में किसी लॉ का फॉलो कर रहा था कोई, किसी ऑर्डर का फॉलो कर रहा था कोई, और गलती से कुछ किसी और को अरेस्ट कर लिया, कुछ और हो गया, तो क्या उसको जनरल एक्सेप्शंस का फायदा नहीं मिलेगा? क्योंकि यहाँ तो इन्होंने लिमिटेड कर दिया आईपीसी तक या बीएनएस तक। तो इस चीज को समझना होगा हमें, और इस चीज का जवाब भी हमारी आईपीसी नहीं दिया, कहीं बाहर नहीं जाना। चाहते तो यहाँ पे भी लिख देते थ्रू आउट दिस संहिता और स्पेशल लॉ और लोकल लॉ, चाहते तो लिख देते, पर नहीं लिखा। पर नहीं लिखा है तो क्या स्पेशल एक्ट या लोकल एक्ट पे जनरल एक्सेप्शंस लागू नहीं होते हैं क्या? क्या उन जो स्पेशल लॉज हैं उनके अंदर हर ऑफेंस के हर डेफिनेशन या हर इलस्ट्रेशन के साथ में उन्होंने रिपीटेशन किया है? तो ऐसा भी देखने को नहीं मिलता है। तो इस सारी चीजों को समझेंगे, तब उससे पहले हम इस बेयर एक्ट में जो ये चीज दी गई हुई इसको समझ लेते हैं। अब इसके रिगार्डिंग जो एग्जाम्पल दिए गए हैं उनको समझ लेते हैं। ये बेयर एक्ट से रिलेटेड था। अभी जो पहला हमारा इलस्ट्रेशन दिया गया है हमारे जो
सेक्शन 6 और आईपीसी और सेक्शन 3 सब क्लॉज और सब सेक्शन 1 ऑफ BNS भारतीय न्याय संहिता। तो इसमें जो दिया गया है पहला इलिस्ट्रेशन दृष्टांत वो ये है, द एक्सेप्शंस इन द संहिता, the section in the Sanhita which contain definition of offense do not express that a child under 7 years of age cannot commit such offense, but the definition are to be understood subject to the general exceptions which provides that nothing shall be an offense which is done by a child under 7 years of age। मैंने ऑलरेडी बता दिया था, फिर भी मैं बता देता हूँ। ये यही कहते हैं कि किसी डेफिनेशन, कोई ऑफेंस की डेफिनेशन है, उसने ये शामिल नहीं किया है कि 7 साल का बच्चा ऑफेंस करता है, बट द डेफिनेशन आर टू बी अंडरस्टूड। लेकिन अगर नहीं भी दिया है तब भी ये डेफिनेशन है वो सब्जेक्ट टू दी जनरल एक्सेप्शन समझी जाएगी, सामान्य अपवाद ही समझी जाएगी। इस परिभाषा को सामान्य अपवाद के अंतर्गत ही समझाएगा। और जो सामान्य अपवाद है वो बच्चे के बारे में वो क्या प्रोवाइड कराता है हमें कि कोई भी ऑफेंस जो कि 7 साल से के बच्चे ने किया है, अंडर 7 साल से नीचे के बच्चे ने किया है, तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। ठीक है। जनरल एक्सेप्शंस में आपको बता दूं, इसमें वो सारी जो चीजें हैं वो फुलफिल होती हैं जो एक ऑफेंस करने के लिए होती है, पर इसके बावजूद भी आपको इसका फायदा मिलता है। ठीक है। दूसरा इलस्ट्रेशन जो है वो भी समझ लेते हैं। ए पुलिस ऑफिसर, ए जो है एक पुलिस ऑफिसर है, विदाउट वारंट अप्रीहेंस जेड, यानी इसके पास कोई वारंट नहीं है और ये क्या करता है, जेड को पकड़ लेता है, अरेस्ट कर लेता है, अप्रीहेंड कर लेता है। हु हैज कमिटेड मर्डर, जो ए व्यक्ति है, जो जेड व्यक्ति है, इसने मर्डर किया है। हियर ए इज नॉट गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। तो यहाँ पे जो ये ऑफिसर है, ये रॉन्गफुल कन्फाइंड के अपराध का दोषी नहीं होगा। क्यों नहीं दोषी होगा? फॉर ही वाज बाउंड बाय लॉ टू अप्रीहेंड जेड, बिकॉज जो ये ए नाम का जो ऑफिसर है ये लॉ के द्वारा बाउंड है किसी को अप्रीहेंस करने के लिए, और इसीलिए इसने जेड को अप्रीहेंड करा है। एंड देयरफॉर द केस फॉल विद इन द जनरल एक्सेप्शंस, और इसीलिए ये जो केस है सामान्य अपवाद के अंतर्गत गिरता है, अंतर्गत आता है। विच प्रोवाइड्स दैट, अब क्या ये प्रोवाइड किया है जनरल एक्सेप्शन से, नथिंग इज एन ऑफेंस, कुछ भी ऑफेंस नहीं है, विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज बाउंड बाय लॉ टू डू इट, जिस पर्सन को, जिसको लॉ ने बाउंड किया हो ऐसा करने के लिए, विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज बाउंड बाय लॉ टू डू इट। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो ये पुलिस ऑफिसर है उसको क्यों नहीं सजा होगी, क्यों नहीं गिल्टी होगा, वो अपराधी क्यों नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो लॉ के द्वारा बाउंड था ऐसा करने के लिए, इसलिए उसने ऐसा किया है। और ये चीज जनरल एक्सेप्शन में फॉल करती है। बेशक किसी को अप्रीहेंस करना, आप किसी को करते हैं, ये ऑफेंस है अपने आप में, है ना, एफरे का ऑफेंस, और किडनैपिंग कह सकते हैं। ठीक है। पर जनरल एक्सेप्शंस में है तो इसको हम ऑफेंस नहीं मानेंगे। तो ये तो हुई यहाँ तक बात। अब समझते हैं कि जनरल एक्सेप्शंस कंटेन इन चैप्टर 3। जो जनरल एक्सेप्शंस हैं, अगर बात ये क्वेश्चन आपसे प्री में पूछ लिया जाए कि जनरल एक्सेप्शंस कहाँ डिफाइन है, तो चैप्टर नंबर कितना है, 3 ऑफ BNS। और आईपीसी की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, 4 ऑफ आईपीसी। चैप्टर 4 आईपीसी का वो जनरल एक्सेप्शन को डिफाइन करता है। चैप्टर 3 जो है बीएनएस का, वो जनरल एक्सेप्शन को डिफाइन करता है। तो मैंने दोनों बता दिए, और मैंने आपको पहले भी बताया कि ग्रीन और रेड से लिखने का मेरा मतलब यही होता है कि ग्रीन लिखा है वो मतलब न्यू लॉ का है, यानी बीएनएस का है, और अगर ग्रीन के अलावा रेड से लिखा है तो पुराने लॉ का है, यानी आईपीसी का है। सेक्शंस कहां से कहां तक जाते हैं जनरल एक्सेप्शन के, तो 14 to 44 तक हमारे बीएनएस में जाते हैं। ठीक है। और 76 to 106 तक हमारे आईपीसी में देखने को मिलते हैं सामान्य अपवाद।
तो ये कहता है एक्सटिंग्विश द क्रिमिनल लाइबिलिटीज। तो जो जनरल एक्सेप्शन जो हमारे इस चैप्टर में 3 और 4 चैप्टर आईपीसी और सेक्शन 1 से 14 से 44 बीएनएस का और 76 से लेके 106 आईपीसी के अंदर जो है वो क्रिमिनल लाइबिलिटी को समाप्त करते हैं, एक्सटिंग्विश कर देते हैं। दीज आर रूल ऑफ एविडेंस कैरिंग कंक्लूज ऑफ रिविटर प्रिजम्पशंस। तो ये कुछ एविडेंस के रूल हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो ये कैरी करते हैं कंक्लूसिव और रेबुटल प्रिजम्पशंस के रिगार्डिंग। ठीक है, प्रिजम्पशंस मैंने ऑलरेडी आपको समझाई हुई है। तो रेबुटल प्रिजम्पशंस है यानी आप कोई आप प्रूफ देके इसको रिवर्ट कर सकते हैं, तो रिवर्टेबल प्रिजम्पशंस हैं। दे डील विद सर्कमस्टांसेस व्हिच एग्जिस्टेंस मेंस रिया। तो जनरल एक्सेप्शंस जो है हमारे वो किससे डील करते हैं, मेंस रिया को ये क्या करते हैं, एक्सटिंग्विश कर देते हैं, मेंस रिया को समाप्त कर देते हैं। जनरली तो ये नथिंग इज ऑफेंस, एक्चुअल में उसने एक्ट किया, मेंस रिया भी थी, पर फिर भी ये कह देता कि नहीं ऑफेंस नहीं है स्टिल, लाइक जैसे प्राइवेट डिफेंस। क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी है और आपको कोई ऐसा कर रहा है और सिचुएशन ऐसी है कि आपको बचाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप उसके ऊपर अटैक ही करोगे, और अटैक कर रहे हो इट मीन्स ऑफेंस कर रहे हो। आप इंटेंशन भी है, आपकी नॉलेज भी है, सब कुछ है। तो एक ऑफेंस के लिए जो जो चाहिए है वो सारी चीजें होती है प्राइवेट डिफेंस में। आत्मरक्षा में आपने किसी पे हमला किया, पर उस चीज को ये समाप्त कर देता है क्योंकि वो किस में आ रहा है, जनरल एक्सेप्शन में आ रहा है। बेशक वो आप अपराध की कैटेगरी में आ रहा है, पर आपने आत्मरक्षा के लिए, और आत्मरक्षा के लिए किया गया हमला आपका प्रोटेक्ट है जनरल एक्सेप्शन से। तो ये यही कह रहे थे, डील विद सर्कमस्टेंसेस विद एक्सटिंग्विश्ड मेंस रिया। ये मेंस रिया को समाप्त करते हैं। द रॉन्ग डूअर, रॉन्ग डूअर कौन होता है, जो रॉन्ग करने वाला यानी अपराध करने वाला, गलत करने वाला। हु कमिटेड एक्ट सीरियस। अब एक्ट सीरियस को समझ लेते हैं। एक्ट सीरियस क्या होता है, एक्ट सीरियस होता है एक ऑफेंस को करने के लिए एक तो मेंस रिया चाहिए होती है और एक एक्ट सीरियस चाहिए। मेंस रिया आप मेंस रिया क्या आपके मन में ये है कि मेरे को इसका मर्डर करना है, और एक्ट सीरियस क्या है, आपने गोली से उसे मार दिया, डंडे से उसे मार दिया, चाकू से उसे मार दिया, इसके ऊपर हमला कर दिया, ये एक्ट सीरियस है। एक्ट सीरियस मैंने एक्ट कर दिया, ओमिशन कर दिया, तो एक्ट और ओमिशन का हो जाना, कर देना ही एक्ट सीरियस है। ठीक है, आपको समझ आ गया। और मेंस रिया क्या है, उसको उद्देश्य आपके अंदर उसके रिगार्डिंग क्या होना चाहिए, इंटेंशन होनी चाहिए, उसको ऐसे मारना है, इंटेंशन होनी चाहिए। आपने जानबूझ के ऐसे में इसको अगर बहुत इजी अगर एक एग्जांपल से समझाओ, आपने एक व्यक्ति को एक ऐसी छत के नीचे बिठाया जिसमें आपकी पता है आपको कि गिर जाए, इसीलिए आपने उस छत को इसी तरीके से करा कि 5 सेकंड बाद गिर जाए तो और उस छत के नीचे दब के मर जाए। तो आपने क्या करे, इंटेंशन तो आपकी क्या है कि इसको छत के नीचे दबा के मार दो, ये तो है मीन्स रिया। और वो छत गिर गई उसके ऊपर, वो दब के मर गया, ये है एक्ट सीरियस यानी एक्ट हो गया। तो ऐसे ही किसी को जैसे आपने चाकू मार दिया, ये एक्ट सीरियस है। चाकू मारने का जो आप मन में प्लान कर रहे थे, चीजें सोच रहे थे, वो इंटेंशन है, वो मेंस रिया है। आई होप आप दोनों में आप क्लियर नहीं होंगे। तो द रॉन्ग डूअर हु कमिटेड एक्ट सीरियस विथ रिक्विसाइट मेंस रिया मे एस्केप लायबिलिटीज बिकॉज द एक्ट फॉल इन जनरल एक्सेप्शंस। ठीक है, तो कोई जो एक्ट सीरियस करता है वो मैंने आपको बता दिया, कोई रॉन्ग डूअर है, कोई गलत काम करने वाला एक्ट सीरियस कमिट करता है, और जो उसके लिए एक मेंस रिया रिक्विसाइट है, जो आवश्यक है, जो अनिवार्य कंडीशन है एक ऑफेंस को करने के लिए, में एस्केप लायबिलिटीज, तो एस्केप कर देती है लायबिलिटीज से बिकॉज द एक्ट फॉल इन जनरल एक्सेप्शंस। तो ये मैं ऑलरेडी आपको अभी बताइए, मैंने यही बात सेम रिपीट हो रही है कि बेशक ये ऑफेंस की कैटेगरी में जो चीजें आवश्यक है सारी चीजें होती है, उसके बाद भी ये एस्केप कर देता है, आपको लायबिलिटी से बचा देता है, आपकी लायबिलिटीज नहीं होती है उस ऑफेंस के लिए, बिकॉज क्योंकि ये जनरल एक्सेप्शंस यानी सामान्य अपराध में फॉल करता है। सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 ऑफ भारतीय न्याय संहिता प्रोवाइड्स दैट डेफिनेशन इन दी बीएनएस आर टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शंस। तो सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023, और अगर बात करें तो 6 किसका हो जाएगा, आईपीसी का। ये संहिता जो है वो प्रोवाइड कराती है डेफिनेशन इन दिस बीएनएस आर टू बी सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शंस। Framers of the Sanhita have put all general exceptions in one place and dispense with the necessity of repeating the general exceptions in the every definition or penal provision. तो जो मैं आपको समझाना चाहता था वो मैं आपको यही समझाना चाहता था कि जो हमारे
फ्रेमर्स थे, यानी लॉ मेकर्स, यानी कानून को बनाने वाले, कानून को फ्रेम करने वाले, उन्होंने इस संहिता में जनरल एक्सेप्शंस को एक जगह पे पुट कर दिया, एक जगह पे रख दिया। और एक जगह पे रखने का पर्पज क्या था कि ये चीजें रिपीटेशन ना हो। जनरल एक्सेप्शंस एंड एवरी डेफिनेशन पेनल प्रोविजन में रिपीटेशन करने की जरूरत नहीं हो, बांटने की जरूरत ना हो, हर जगह हर एक के साथ डिस्पेंस करने की जरूरत ना हो। तो इसलिए हमारे जो फ्रेमर्स हैं उन्होंने इसको क्या करा, सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 ऑफ बीएनएस और सेक्शन 6 और आईपीसी में एक जगह पे रख दिया ताकि रिपीटेशन ना हो। इतनी सी बात तो ये थी। अब जो वो वाली बात आती है कि भाई साहब ये जो मैं आपसे बात कर रहा था कि क्या ये स्पेशल लॉ पे लागू नहीं होगा, क्या ये लोकल लॉ पर लागू नहीं होगा, कैसे समझेंगे? तो देखो आईपीसी ने कितना सुंदर जवाब दिया। This chapter apply to the offense not only defined in भारतीय न्याय संहिता but also the offense defined by in any local law और स्पेशल। तो ये जो चैप्टर है, चैप्टर कौन सा, जनरल एक्सेप्शंस का, तो केवल आईपीसी पे डिफाइन नहीं है। अगर हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे सेक्शन 6 ऑफ आईपीसी और सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 ऑफ बीएनएस, तो वो थ्रू आउट दिस संहिता कहता था, यानी इसी की बात करता था। पर हम ऑफेंस की डेफिनेशन जैसे ही आईपीसी में देखने जाएंगे या बीएनएस में देखने जाएंगे, उसने इसको कवर कर कैसे किया। दिस चैप्टर अप्लाई टू द ऑफेंस नॉट ओनली डेफिनेशन इन भारतीय न्याय संहिता बट आल्सो द ऑफेंस डिफाइंड बाय एनी लोकल और स्पेशल लॉ। सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 और सेक्शन 40 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 ऑफ बीएनएस। द संहिता डिफाइन ऑफेंसेस denoting a thing punishable under the भारतीय न्याय संहिता as well as स्पेशल लॉ और लोकल लॉ। अब यहाँ ये चीज समझनी है कि कह रहा कि ऑफेंस को डिफाइन किया गया है। अब आप जनरल एक्सेप्शंस खोल के देखेंगे, कोई भी जनरल एक्सेप्शंस खोल के देख ले। मैं चलो इलिस्ट्रेशंस आपको दिखा देता हूँ। जो एक इलिस्ट्रेशंस दिया गया था हमें, इसमें क्या लिखा था देखो, विच इज नथिंग, जो मैंने आपको अभी यहाँ लिखाया था, ये देखो, नथिंग शैल बी एन ऑफेंस। क्या लिखा है? ऑन ऑफेंस ऑफ आईपीसी नहीं लिखा है, बीएनएस नहीं लिखा है इन्होंने। जनरल एक्सेप्शन क्या लिखा? नथिंग इज एन ऑफेंस, कुछ भी ऑफेंस नहीं होगा। तो इन्होंने बात किसकी करी? ऑफेंस की। और ऑफेंस की बात करी हुई है, तो ऑफेंस को हमारी जो सेक्शन डेफिनेशन है जो ऑफेंस की, वो उसने बता दिया कि ऑफेंस पनिशेबल होगा भारतीय न्याय संहिता से भी और स्पेशल लॉ से भी और लोकल लॉ से। तो जब उन्होंने ऑफेंस की बात करी और ये कह रहा पनिशेबल होगा लोकल लॉ से भी तो स्पेशल लॉ से, जब ऑफेंस की बात करी कि कोई ऑफेंस नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली जनरल एक्सेप्शंस लागू होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको जनरल एक्सेप्शंस लागू हुए। बेशक उस स्पेशल लॉ और उस जो लोकल एक्ट है, आपका लोकल लॉ है, उसमें नहीं लिखा गया है। जनरल एक्सेप्शन जो हमारी हमने सेक्शन 6 और आईपीसी और सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 ऑफ बीएनएस पढ़ा, उसमें भी नहीं लिखा गया था। उसमें केवल आईपीसी की या बीएनएस की बात करी गई थी। पर इसके बावजूद भी हमारा सेक्शन जो 2 और सब सेक्शन 24 जो है और आईपीसी का 40 है, वो इसको कवर कर जाता है, क्योंकि इसने पनिशेबल बना दिया ऑफेंस को। और एक जनरल एक्सेप्शन में ऑफेंस के बारे में बात करी गई है, ऑफेंस ऑफ आईपीसी बात नहीं करी गई, उन्होंने ऑफेंस की बात करी है सिर्फ, इसलिए ये चीज लागू हो जाती है। रीड विद सेक्शन 3 सब सेक्शन 1। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ऑफ द डिफाइंड ऑफेंस इज डिनोटिंग अ थिंग पनिशेबल अंडर द भारतीय न्याय संहिता एज वेल एज स्पेशल और लोकल लॉ। सेक्शन 224 रीड विद सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 clearly shows that general exceptions are applicable not only to the offense mentioned in the Bharatiya Nyaya Samhita but also to penal provision contained in other special or local law। तो ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, केवल ये आईपीसी पे नहीं, इवन उन सारे penal provisions पे लागू होगा जो शामिल हैं स्पेशल लॉ में और लोकल लॉ में। अब इसको देखो, और मैंने आपको इजी करने के लिए यहाँ समझाया कि ऑफेंस की डेफिनेशन को देख लेते हैं। एक्सेप्ट इन द चैप्टर एंड सेक्शन, उन चैप्टर और सेक्शन को छोड़ दो जिन मेंशन है सब क्लॉज ए एंड बी। द वर्ड ऑफेंस मीन्स, यानी जो क्लॉज ए यानी नीचे वाला क्लॉज, एक ये क्लॉज ए और ये, इसको छोड़ के ऑफेंस का मतलब क्या होगा? मीन्स अ थिंग पनिशेबल मेड
मीन्स अ थिंग मेड पनिशेबल बाय दिस संहिता, मतलब कोई जो थिंग जो है, जिसको चीज है उसको पनिशेबल बनाया गया हो बाय दिस संहिता, मतलब आईपीसी या बीएनएस के अकॉर्डिंग पनिशेबल बनाया गया। पहली चीज तो ये थी। अब देखो ए में इन चैप्टर 3 क्या था मेरे दोस्तों, मैंने अभी बताया था आपको, जनरल एक्सेप्शन का था, और आईपीसी में चैप्टर ये 4 था और बीएनएस के अंदर ये चैप्टर 3 था। तो चैप्टर 3 एंड फॉलोइंग सेक्शन नेमली सो एंड सो, इनको देख लेना आपको। द वर्ड ऑफेंस मीन्स अ थिंग पनिशेबल अंडर दिस संहिता और अंडर एनी स्पेशल लॉ और लोकल। तो वहां पे ऑफेंस का मतलब क्या होगा, पनिशेबल बाई अंडर दिस संहिता अंडर एनी स्पेशल लॉ। तो उसका मतलब ऑफेंस का मतलब क्या होगा, वो आईपीसी के द्वारा पनिशेबल है, बीएनएस के द्वारा पनिशेबल है, स्पेशल लॉ के द्वारा पनिशेबल है और लोकल लॉ के द्वारा पनिशेबल है। तो जनरल एक्सेप्शन चैप्टर किसमें गिर रहा है, 3 में। जनरल एक्सेप्शन में किसकी बात करी गई है, देखो एक मैंने एग्जांपल लिया सेक्शन 14, नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अ पर्सन हु इज or who by reason of a mistake of fact and not by reason of mistake of law in good faith believe himself to be bound by law to। कुछ भी ऐसा ऑफेंस नहीं होगा जो किसी ने लॉ के द्वारा बाउंड होते हुए भी किया है, ठीक है। बेसिकली हम यहाँ पे ये लॉ, तो ये चीजें तो हम बहुत जनरल एक्सेप्शन से पूरे एक एक करके समझेंगे। मेरा पर्पज यही है कि यहाँ पे जो बात हो रही है हमारी, वो ऑफेंस के रिगार्डिंग बात हो रही है। किसके रिगार्डिंग हो रही है, एन ऑफेंस के रिगार्डिंग बात हो रही है। और ऑफेंस को जो हमारा ये सब क्लॉज 1 है, इसने डिफाइन करा कि ऑफेंस पनिशेबल किसके द्वारा होगा, स्पेशल लॉ और लोकल लॉ। चैप्टर 3 के जनरल एक्सेप्शन ऑटोमेटिकली वहां पर लागू हो जाते हैं, इसके बावजूद भी कि सेक्शन 6 ऑफ आईपीसी और सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 ऑफ बीएनएस में इसको डिफाइन नहीं किया है। इतनी सी बात समझने वाली थी। अब कुछ और चीजें हैं जो समझ लेते हैं इससे रिलेटेड। General exceptions can be broadly categorized into following categories। तो जो जनरल एक्सेप्शंस हैं हमारे, जो सामान्य अपवाद हैं, उनको 2 कैटेगरी में हम अलग अलग कर सकते हैं। जैसे एक हो गया एक्सक्यूजेबल जनरल एक्सेप्शंस। अब ये कहाँ पे हमारे नए लॉ में देखने को मिलते हैं, आपसे ये बहुत डीपली तो नहीं पर याद करने वाली चीज है। मीन्स में आप लिख सकते हो 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23 और 34, ये एक्सक्यूजेबल जनरल एक्सेप्शंस बीएनएस के। पहले बीएनएस की परफेक्शन देख लेते हैं। जस्टिफिएबल जनरल एक्सेप्शंस कौन से हैं, 15, 16, 19, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34 और 35। वहीं अगर आईपीसी की बात करेंगे तो आप इनको रीड कर लेंगे दोनों। एक्सक्यूजेबल में कौन कौन से हैं, 76, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86। और जस्टिफिएबल में कौन से, 77, 78, 81, 87, 88, 89, 92, 93, 95, 96, 9 और 106। तो इन 2 कैटेगरी में हमने इनको डिफाइन करा। इन दी फर्स्ट कैटेगरी, पहली कैटेगरी में एक्सक्यूजेबल द नेसेसिटी मेंस रिया फॉर द ऑफेंस इज लैकिंग वायलेंस, सेकंड कैटेगरी। तो पहली कैटेगरी एक्सक्यूजेबल जो है, एक्सक्यूजेबल जो कैटेगरी, इसमें मेंसरिया नहीं होती है, केवल एक्ट होता है। मेंसरिया का होना नहीं पाया जाता है, नॉलेज हो सकती है और उसके बिहाफ पे एक्ट होता है। जैसे कि आपको मैं बताऊं, एक पुलिस ऑफिसर है, लॉ के द्वारा बाउंड है। एक जल्लाद है, उसको फांसी देना है, ऐसा लॉ के द्वारा बाउंड है, उसकी मेंसरिया नहीं है पर वो एक्ट कर रहा है, वो ओमिशन कर रहा है, जो ऑफेंस में फॉल करता है। उसे नॉलेज है इसको लटकाने से वो मर जाएगा, पर वो जनरल एक्सेप्शन में फॉल करता है। तो इसे तो बोलेंगे हम एक्सक्यूजेबल, एक्सक्यूज किया गया है उसको, उसके लिए, समझ रहे हैं। अब दूसरी वही डेफिनेशन है, वाइल इन सेकंड कैटेगरी जस्टिफिएबल द सर्कमस्टेंसेस अंडर व्हिच द ऑफेंस इज कमिटेड। तो इसमें जो इसका जो एक्ट जो होता है, ये जस्टिफिएबल होता है लॉ के द्वारा। ये चीज हमें समझनी होगी। अब लॉ के द्वारा कैसे होती है, जैसे मान के चलो एक जज साहब ऑर्डर कर रहे हैं, समझ रहे हैं इस चीज को। जज साहब ऑर्डर कर रहे हैं एक, और गलती से वो ऑर्डर हो गया, पर वो न्याय कायर करते हुए कर रहे थे ऐसे, तो जस्टिफिएबल है क्योंकि वो अच्छे के लिए कर रहे थे। एक एक्यूज को वो सजा दे रहे हैं, जस्टिफिएबल, और गलती से किसी और का नाम आ गया, ठीक है।
तो ये दो कैटेगरी में इनको डिफाइन करा है, उसी तरह से ये सेक्शंस हमने लिखी हुई हैं। ठीक है, एक्चुअल में जो पहली कैटेगरी है उसमें मेंसरिया होती नहीं, दूसरी कैटेगरी है उसमें एक्ट स्वयं कानून द्वारा उचित माना जाता है। ठीक है, the circumstances under which the offense is committed furnish legal justification for its commission, इसके लिए legal justification मिल जाता है। ठीक है, for its commission in first category the act is excused for want of necessity of guilty, तो यहाँ पे जो एक्ट है वो एक्सक्यूज किया जाता है माइंड ऑफ नेसेसिटी, माइंड जो चाहिए होता है एक ऑफेंस करने के लिए। इन सेकंड कैटेगरी द एक्ट इज जस्टिफाई ऑन अकाउंट ऑफ सम अदर कंसिडरेशन, जबकि जो सेकंड कैटेगरी है उसमें एक्ट को जस्टिफाई किया जाता है सम अदर कंसिडरेशन। ठीक है, तो अब ये बेसिक डिफरेंसेस था जो हमने कैटेगरी में करा, ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बर्डन ऑफ प्रूफ के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं कि जनरल एक्सेप्शन के रिगार्डिंग बर्डन ऑफ प्रूफ किस तरह का होता है, किसके ऊपर होता है, कब तक होता है, किस तरह की प्रिजम्पशंस होती है, इस तरह के सभी क्वेश्चंस को हम समझ लेते हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ एज अ जनरल रूल द बर्डन टू प्रूव द गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड इज ऑन द प्रोसिक्यूशन। तो जनरल रूल की बात करें तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसी गिल्ट का किसके ऊपर होता है, प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है। हाउएवर जबकि इन केस ऑफ जनरल एक्सेप्शन, जनरल एक्सेप्शन की अगर केस की बात करें तो दिस रूल इज रिवर्स, तब ये रूल क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है, यानी मीन्स क्या हो जाता है, सेक्शन 108 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम और 105 ऑफ भारतीय इंडियन एविडेंस एक्ट यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम provides that, क्या प्रोवाइड करा दैट इफ एन accused person claim the benefit of exceptions, अगर कोई एक्यूज है और वो ये क्लेम करता है कि उसने ऐसा ऑफेंस किया वो जनरल एक्सेप्शंस के रहते किया। ठीक है, मतलब एक ऑफिसर है और उसने किसी को अरेस्ट कर लिया, अब वारंट नहीं था और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस उसने अरेस्ट कर लिया, अब वो ये कह रहा है मैंने ऐसा इसलिए करा क्योंकि मैंने जनरल एक्सेप्शन में फॉल करूं, मैंने एक लॉ के द्वारा करते हुए क्योंकि मुझे ये था कि इसने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया। तो अगर वो इस तरह का बेनिफिट मांगता है तो सेक्शन 108 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम और सेक्शन 105 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 यही कहती है कि द बर्डन ऑफ प्रूविंग हिज प्ली दैट हिज केस फॉल अंडर द जनरल एक्सेप्शंस लाई अपॉन द एक्यूज। तो इस चीज को प्रूव करने का कि उसको ये चीज पता नहीं थी कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, इसने कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं किया है, ये उसी व्यक्ति के ऊपर होगा। और वो अगर कहता है कि वो जनरल एक्सेप्शन में है, गिरता है, उसने ऐसा ऑफेंस किया, वो जनरल एक्सेप्शन फॉल करता है, ये ड्यूटी उसी की है कि वो प्रूव करे, यहाँ प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी नहीं। यहाँ पे जो बर्डन ऑफ प्रूफ द गिल्ट ऑफ एक्यूज्ड ऑन प्रोसिक्यूशन वाला जो रूल है वो रिवर्स हो जाता है। इतनी सी बात यहाँ समझनी थी। अब समझते हैं जजमेंट इन केएम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र AIR 1962। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट, सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया, इफ एन एक्यूज प्लीड एक्सेप्शंस, अगर एक्यूज प्लीड करता है, प्रार्थना करता है इस चीज की कि वो एक्सेप्शन में फॉल करता है, कंटेन इन इंडियन पेनल कोड नाउ BNS, ठीक है, कि वो फॉल करता है, कंटेन है, शामिल है इंडियन पेनल कोड में जनरल एक्सेप्शन के अंतर्गत, देन देयर इज अ प्रिजम्पशन अगेंस्ट हिम। तो जैसे ही वो ये कहता है, प्लीड करता है कि वो जनरल एक्सेप्शन आता है तो उसके अगेंस्ट एक प्रिजम्पशन आ जाती है। तो अगर पूछे कि कोई एक्यूज अगर ये कहता है कि वो जनरल एक्सेप्शन फॉल करता है तो प्रिजम्पशन आती है, तो आती है और ये रिविटेबल प्रिजम्पशन होती है। एक क्वेश्चन आपका प्री का यहां से आपके लिए निकल के आया, ठीक है, एक क्वेश्चन प्री का आपके लिए यहां से निकल के आया। प्रिजम्पशंस होती है और प्रिजम्पशंस कौन सी होती है, रिविटेबल प्रिजम्पशंस होती है अगेंस्ट हिम एंड द बर्डन टू रिवर्ट द प्रिजम्पशन इज ऑन हिम। और इस प्रिजम्पशन को रिवर्ट करने का बर्डन किसके ऊपर होगा, प्रोसिक्यूशन के ऊपर होगा, उस एक्यूज के ऊपर होगा जो कह रहा है कि मैं जनरल एक्सेप्शन में आता हूं, उस एक्यूज के ऊपर होगा जो प्लीड करना चाह रहा है, जो एक्यूज ऐसा प्लीड करना चाहता है जो वो जनरल एक्सेप्शन में फॉल करता है, उसी के ऊपर ये बर्डन होगा कि उसको रिवर्ट करे। Although the burden of proof in respect of proving the existence of circumstances under chapter 4 of the code or now chapter 3 of VNS,
4 ऑफ द कोड क्या हो गया, आईपीसी, और चैप्टर 3 हो गया वीएनएस। इज ऑन दी अक्यूज, किसके ऊपर है इस चैप्टर के अंतर्गत, अक्यूज पे। द स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ रिक्वायर इज नॉट द सेम एज देयर ऑफ प्रोसिक्यूशन। अब बात यहाँ पे आती है कि जैसे बर्डन ऑफ प्रूफ जब प्रोसिक्यूशन के ऊपर गिल्ट करना होता है एक सामान्य केस में, तो वहां पे जो रूल है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट वाला है, इस तरह का स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ चाहिए होता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का, यानी 0.1% भी कहीं से ऐसा ना हो कि किसी ने और ऑफेंस भी किया हो। यही मतलब होता है, मतलब बिल्कुल निश्चितता आ जाए कि हाँ यही इसी ने ही किया, कोई और हो ही नहीं सकता, उसे कहते हैं बर्डन ऑफ, उसे कहते हैं बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तो प्रोसिक्यूशन के लिए तो यही स्टैंडर्ड चाहिए होता है। तो अब उसी की बात हो रही, क्या जो एक्यूज अगर प्लीड कर रहा है, एक्यूज अगर ये कह रहा है कि भाई साहब उसका ने जो ये ऑफेंस आप बता रहे हो, ये ऑफेंस जनरल एक्सेप्शंस के रहते उसने किया है, इस वजह से क्योंकि उसने ऐसा किया अपने आत्मरक्षा में किया। अगर कोई ये मान के चलो प्लीड कर रहा है कि उसने ऐसा जो एक्ट किया है आत्मरक्षा में किया है, इस वजह से इसका मर्डर हो गया इससे, तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा, उस एक्यूज के ऊपर होगा, क्योंकि उसके अगेंस्ट प्रिजम्पशन आ गई जैसे उसने कहा। रिवर्ट करने का प्रूफ किसके ऊपर होगा, उसी के ऊपर होगा। किसके अकॉर्डिंग, सेक्शन 108 इसका इंडियन एविडेंस एक्ट, सॉरी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, और 105 इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग ये चीज अभी हमने समझी। चैप्टर 3 और 4 के अकॉर्डिंग 3 हो गया बीएनएस का और 4 हो गया आईपीसी का। तो अब स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ की बात करिए तो जो वो प्ली कर रहा है उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है, तो किस लेवल का बर्डन ऑफ प्रूफ होगा, इस चीज की बात कर रहे हैं। तो यही कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ रिक्वायर इज नॉट द सेम एज ऑफ प्रोसिक्यूशन, तो सेम स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ नहीं चाहिए, मानी एंड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट वाला तो प्रूफ नहीं चाहिए। प्रोसिक्यूशन इज रिक्वायर्ड टू प्रूव द एलिमेंट ऑफ क्राइम बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, ये चीज मैंने अभी जो बताई उसी की बात हो रही, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। इन केस ऑफ डिफेंस, इन केस ऑफ डिफेंस यानी जो एक्यूज प्ली ले रहा है, द एक्यूज नीड नॉट प्रूव द केस अंडर चैप्टर 30 कोर्ट चैप्टर बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तो कौन सा स्टैंडर्ड चाहिए होगा, प्रीपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी वाला चाहिए होता है, यानी 50% से 1% भी ऊपर हो जाए, आधे से 1% भी ऊपर हो जाए, थोड़ा सा लगी जैसा आपको कि हाँ ऐसा भी हुआ होगा, तो उसको बरी कर दिया जाएगा। तो इतनी सी बात आपको यहाँ समझ में आई। अब एक जजमेंट और, सुप्रीम कोर्ट इन रंजीत थम वर्सेस वेसवराज AIR 2012 SC 1856 upheld that the accused discharged his burden as soon as he proved the preponderance of probability। देखो ये रूल निकल के preponderance of probability, वो ये कह रहे हैं अक्यूज ने जैसे ही सहारा लिया कि वो फॉल करता है जनरल एक्सेप्शन में। जनरल एक्सेप्शन मैंने बता दिया, मान लो एक एग्जांपल दो कि अक्यूज ये कह रहा है कि मर्डर मैंने आत्मरक्षा के रहते किया, प्राइवेट डिफेंस में किया है, तो वो जैसे ये प्रूव करता है प्रीपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी ऐसे अपने आप को ये प्रूव कर देता है कि उसने 50% से ज्यादा चांसेस उसके ऐसे दिख रहे हैं कि उसने ऐसा जो किया है ऑफेंस वो आत्मरक्षा में किया है, वैसे ही वो अपनी लाइबिलिटी उसके ऊपर ऑफेंस की है कि उसने मर्डर किया है, वो डिस्चार्ज हो जाता है ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस सर्कमस्टेंस ब्रिंगिंग हिज केस विद इन द जनरल एक्सेप्शन। इस बात को बताया सुप्रीम कोर्ट ने कि वो कैसे डिस्चार्ज हो जाएगा जैसे ही उसने प्रीपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग उस प्रेजेंसेस को रिवर्ट कर दिया। ठीक है, इतनी बात यहाँ पे समझ में आई आपको। अब इन TN लक्ष्मी माहे वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2002 सुप्रीम कोर्ट 2019, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्धारित किया कि स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ इज नॉट द सेम, तो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ इज नॉट द सेम एज एक्सेप्टेड फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन। तो जो प्रोसिक्यूशन केस में चाहिए होता है उस तरह का स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ सेम नहीं होता है जनरल एक्सेप्शन के केस में। इट इज इनफ दैट द अक्यूज प्रूव हिज केस इन एनी ऑफ द जनरल एक्सेप्शन, ये काफी होगा एक अक्यूज अपने केस को प्रूव कर दे किसी भी जनरल एक्सेप्शन में। स्टैंडर्ड ऑफ प्रीपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रीपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बताई कि अच्छे कहां से चांसेस लगते हो कि हाँ इन्होंने जो ऑफेंस किया है वो मर्डर नहीं किया है, इन्होंने जनरल एक्सेप्शन के अकॉर्डिंग अपने आत्मरक्षा में ही किया है। ठीक है, एक ठीक ठीक चांस लगते हैं, तो इसे हम क्या देते हैं प्रीपोंडेंस प्रोबेबिलिटी। ये रूल है प्रीपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। और बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रोसिक्यूशन को चाहिए होता तो वो सेम टाइप का स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ हमें नहीं चाहिए, हमें प्रीपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी चाहिए, यानी अच्छे खासे चांसेस हो जो सिविल में हमारा लागू है।
ठीक है, तो ये बात थी सेक्शन 6 के रिगार्डिंग। सेक्शन 6 और आईपीसी और सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 ऑफ बीएनएस, इसको हमने अच्छे से समझा। ये भी समझा कि स्पेशल और लोकल लॉ पे कैसे लागू होता है, प्रूफ किस लेवल का चाहिए होता है, अगर आप प्ली ले रहे हो तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा, प्रिजम्पशंस होती है नहीं होती है वो भी मैंने समझ ली। तो इन सारे सवालों का जवाब मैंने समझ लिया और मेंस और प्री के इंटरव्यू से उसके अगर देखें परिप्रेक्ष्य से तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखने को वो सेक्शन बहुत छोटी सी है, पर आप पढ़ेंगे ना तो आपके अंदर अपने आप क्वेश्चंस आएंगे। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल टू गेट फ्री स्टडी मटेरियल पीडीएफ। इसकी इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप कर लेंगे। यूट्यूब लीगल वार में लीगल गाइड 360 सर्च करके भी आप इस चैनल को ढूंढ सकते हैं। और इस तरह के और वीडियो पाने के लिए निरंतर आप मेरे चैनल से जुड़े जाए रहे। फिर हाजिर होऊंगा आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।